क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में अचानक विचार कहां से आते हैं? क्या ये सच में सिर्फ आपके अपने हैं या इनका कोई गहरा रहस्य है? और क्या विचारों को शून्य किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसे न तो धर्म, न विज्ञान, न दर्शनशास्त्र और न ही मनोविज्ञान पूरी तरह से सुलझा पाया है। विचार क्या है और ये कहां से आते हैं? क्या हमारी वास्तविकता को हम खुद निर्मित करते हैं? क्या विचार शून्यता संभव है और क्या विचार शून्यता ही ध्यान है? हम जानेंगे कि क्या हमारा मन बिना विचार के रह सकता है, और सबसे दिलचस्प बात, क्या विचार शून्यता व्यक्ति की उच्चतर स्थिति है? इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि विचारों की उत्पत्ति और विचारों की प्रकृति के बारे में विज्ञान क्या कहता है। फिर हम विचार शून्यता और इसके माध्यम से ध्यान की स्थिति में कैसे पहुंचे, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विचारों की वैज्ञानिक उत्पत्ति, द साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ थॉट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान विचारों की उत्पत्ति को कैसे देखता है। आधुनिक विज्ञान अभी तक इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़कर तंत्रिका नेटवर्क, सिनेप्टिक नेटवर्क बनाते हैं। इन्हीं नेटवर्क्स में जब बिजली जैसे आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स दौड़ते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है। पर असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि ये आवेग शुरू कैसे होते हैं? क्या हम खुद इन्हें चालू करते हैं या वे अपने आप उत्पन्न होते हैं? मनोविज्ञान और दर्शन का दृष्टिकोण, आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मात्र हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के दौड़ने भर से ही विचार उत्पन्न हो जाते हैं? तो इस सवाल का जवाब मनोविज्ञान और दर्शन देते हैं। मैं इसे एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। जब आप एक सेब को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? या आपको कहूं कि सेब की व्याख्या करो, आप कैसे सेब को जान रहे हैं? एक लाल रंग की वस्तु, उसका गोल आकार, उसको छूकर देखने पर थोड़ा सख्तपन, और आप उसकी सुगंध को महसूस कर रहे हैं। उसको खाकर देखने पर उसका मीठा स्वाद अनुभव कर रहे हैं। ये सारे सेंस अलग अलग माध्यमों से हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं। आंखों से सेब का लाल रंग और आकार, जीभ से उसका स्वाद, नाक से उसकी सुगंध, हाथों से उसका सख्तपन हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। ये सारे सेंस हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों से संचालित होते हैं, लेकिन इन सारे सेंस को एक करके सेब के रूप में लाने का काम हमारा मन या बुद्धि करती है। अब आप एक सेब को अपने मस्तिष्क और मन के तल पर पाते हो तो विचार शुरू हो जाते हैं। आप सेब को खा सकते हैं, उसे बॉल की तरह उछालकर खेल सकते हैं। सेब को देखकर आपके मन में विचारों की अरबों संभावनाएं बन सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात कि न्यूटन को भी सेब को पेड़ से नीचे गिरते देख उसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियम का विचार आया था। तो अब आप कहोगे कि ये विचार कैसे बार बार बनते जाते हैं? तो इसका जवाब है कि जैसे ही कोई वस्तु हमारे 5 इंद्रियों, 5 सेंसेस के माध्यम से हमारे मन में अपनी छाप छोड़ती है, वैसे ही हमारा मन प्रतिक्रिया करना शुरू करता है। हमारी स्मृति, मेमोरी, कुछ चीजों में समानता ढूंढ लेती है। हमारी स्मृतियां एक काल्पनिक दुनिया बनाती हैं। हमारा मन हर चीज में समानताएं ढूंढता है। हमारे मन की रुचि समानता को पकड़ने में है, जबकि ब्रह्मांड की रुचि हर चीज को विभेदित, डिफरेंशिएट करने में है। ब्रह्मांड जिन चीजों को बनाता है वे अद्वितीय, यूनिक होती हैं, लेकिन मनुष्य जिन चीजों को बनाता है वे समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। एक और खास बात कि हमारा मन सब चीजों को आकार देने की कोशिश करता है। हमारा मन आकार को पकड़ता है। हमारा मन चीजों को आकार में सीमित करके देखना चाहता है। उसका यही कार्य है, उसकी यही क्षमता है। मन सीमितता को पकड़ता है, असीम को नहीं। मन हर एक चीज को उसकी पूर्णता में नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। हमारा आधा मन अतीत से बंधा है और आधा मन भविष्य से। मन की एक खास बात यह है कि मन लंगड़ा होता है। वह अतीत की बैसाखी के सहारे चलता है। बिना अतीत के वह चल भी नहीं सकता, गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। और दुविधा यही है, उसका चलना भी जरूरी है, तो वह चलता रहता है,
अतीत की बैसाखियां लेकर चलता रहता है। एक और खूबी बताता हूं मन की कि मन भिखारी होता है। यह मांगता रहता है, बार बार इसे कुछ चाहिए होता है। इसे कितना भी मिल जाए यह भिखारी ही रहता है। वह हमेशा मैं और मेरा की रट लगाए रहता है। मन की एक और आदत है कि वह तुम्हें कभी चुप नहीं रहने देता। तुम्हारे भीतर अगर असली शांति है तो मन उसे तोड़ देता है। मन अतीत में जीता है। बीते रिश्ते, पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं, शर्म, पश्चाताप, टूटे हुए सपने या भविष्य के सपनों में जीता रहता है। जैसे कभी आप बैठे बैठे अचानक किसी पुराने दोस्त की याद में डूब जाते हैं, तो कभी किसी ने जो आपको बुरा कहा था उसके दुख में डूब जाते हैं, तो कभी किसी भविष्य की चिंता या डर में। डर भविष्य का मनोभाव है कि मेरे साथ भविष्य में कुछ बुरा ना हो जाए, और चिंता हमेशा अतीत से जुड़ा मनोभाव है। अतीत में हुआ बुरा अनुभव चिंता में डाल देता है, दुख देता है। तुम्हारा मन लगातार किसी न किसी मनोभाव को पकड़े रहता है, दुख, चिंता, डर, खुशी, लेकिन शांत नहीं होता, क्योंकि शांत होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मन डरता है कि कहीं शांति ना आ जाए। शांति आते ही मन नष्ट हो जाता है। स्मृति और विचार। U.G. कृष्णमूर्ति ने कहा है, सोच एक याददाश्त की प्रतिक्रिया है और याददाश्त हमेशा पुरानी होती है। सो वट एवर यू थिंक, इट्स ऑलरेडी डेड। विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है और स्मृति हमेशा पुरानी होती है। इसीलिए आप जो भी सोचते हैं वह पहले से ही मरा हुआ होता है। आप कई बार कहते हो कि मेरे मन में एक नया विचार आया है, लेकिन विचार तो खुद स्मृति की प्रतिक्रिया है और स्मृति हमेशा पुरानी होती है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं वह पहले से ही मरा हुआ होता है। आप नया सोच ही नहीं सकते, क्योंकि स्मृति से जुड़ी सोच नई नहीं होती है। स्मृति एक रिकॉर्डर है। मन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी हुआ है उसको रिकॉर्ड करता जाता है, और जब कभी भी आप कुछ सोचते हो तो वो उस रिकॉर्डिंग में से ही लाता है। तो वह नया विचार कैसे हो सकता है? बचपन से ही तुम्हारे मन में धारणाएं डाल दी जाती हैं कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम इस जाति के हो, तुम्हारा भगवान ये है, उसका भगवान वो है। फिर टीचर तुमको ये कह देता है कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अधिकारी बनना। तुम्हारा मन इन धारणाओं को पकड़ लेता है। तुम इन्हें अपनी स्वयं की धारणाएं मान लेते हो। कभी कोई तुमको कह देता है कि तुम बुरे हो तो तुम अच्छे बनने की दौड़ में लग जाते हो। कभी कोई कह देता है कि तुम अच्छे हो तो तुम बुरा होना शुरू कर देते हो। जैसे तुम हो उसको स्वीकार किए बिना तुम उल्टा होने के लिए दौड़ पड़ते हो। मन हमेशा उल्टी तरफ भागता है। जो चीज हमारे पास नहीं है बस उसी को वह चाहता है, उसी के लिए बेचैन रहता है। वह यथास्थिति स्टेटस क्वो को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्वीकार करने पर मन वहीं खत्म हो जाता है। विचार शून्यता और ध्यान। तो अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम भाग पर कि क्या विचार शून्यता संभव है और क्या विचार शून्यता ही ध्यान है। कोई साधु आकर तुमको कह देता है कि ध्यान करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मन में जो विचार आते हैं ध्यान से वे खत्म हो जाएंगे। तो तुम इसका भी मन में विचार बना लेते हो कि ध्यान से विचार खत्म हो जाएंगे, तो तुम ध्यान करने लग जाते हो। जैसे कोई नया खिलौना बच्चे को मिल जाता है, वैसे ही मन को अब नया खिलौना मिल गया। तुम ध्यान का अभ्यास करने लगते हो कि विचार खत्म हो जाए, लेकिन ध्यान तो इससे बस उल्टा है। ध्यान तो तब घटित होता है जब विचार क्षीण होते हैं। ध्यान कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जो विचारों को समाप्त करता हो, और न ही विचारों के रुक जाने से ही ध्यान घटित होता है। आप जिस विचार को मैं समझ बैठे हैं उस पर से ध्यान हटना ही ध्यान है। आप जब कोई प्रयास नहीं करते हैं, न विचारों को रोकने का और न ही ध्यान को लाने का, जब सब तरफ से ध्यान हटा लेते हैं तब ध्यान होता है। आप जो प्रयास करते हो ध्यान में जाने का, वही बाधा है। ध्यान में जाना नहीं होता, गिरना होता है। जैसे प्रयास करने से नींद नहीं आती, वैसे ही ध्यान भी है। यह सहज अपने आप होने वाली अक्रिया है। ध्यान रहे, यह अक्रिया है। जय कृष्णमूर्ति और ओशो का दृष्टिकोण। जय कृष्णमूर्ति ने ध्यान का अर्थ अपने मौलिक शब्दों में बताया। ओशो ने भी सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की,
लेकिन लोगों ने इनकी कही बातों का अलग अर्थ निकाल लिया। लोग ये समझने लगे कि विचारों का रुख जाना ही ध्यान है, जबकि ये लोग विचारों को रोकने की बात नहीं कह रहे थे। तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वह किसी भी प्रकार की कंडीशनिंग कर देता है। तुम अगर विचारों को रोकने का अभ्यास करोगे तो मन उसमें भी पारंगत हो जाएगा। एक तरफ तुमको लगेगा कि तुमने विचारों को रोक लिया, वही दूसरी तरफ मन का ही वह प्रोजेक्शन होगा, तुम्हारे मन का ही बनाया हुआ सम्मोहन, हिप्नोटिज्म होगा, एक प्रकार का भ्रम, हॉलुसिनेशन होगा, माया होगी, एक मनोविकार होगा। तो विचारों की समाप्ति तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। विचार शून्यता खुद अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। यह तो मात्र एक स्थिति है जो ध्यान में घटती है। यह तो एक द्वार है जीवन की समग्रता का। लेकिन तुम विचार समाप्ति पर ही तुल जाते हो कि मेरे मन में तो एक भी विचार आना ही नहीं चाहिए। यह स्थिति मनोविकार की स्थिति है। विचार तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विचारों के द्वारा ही तुम्हारे जीवन की कार्य प्रणाली फंक्शनिंग चलती है। जो व्यक्ति ध्यान को प्राप्त हो गया है, उसके जीवन में भी विचार महत्वपूर्ण है। ये विचार उसके प्रारब्ध कर्मों की तरह है। उसकी जीवन मुक्ति तो हो गई है, लेकिन अभी विदेह मुक्ति बाकी है। तो जब तक देह है तब तक विचारों की जरूरत है। तब व्यक्ति विचारों को एक उपकरण, टूल की तरह काम में लेता है, जिसका उपयोग वह जीवन को चलाने और दूसरों से संवाद कम्युनिकेट करने में करता है। वह विचारों का मालिक होता है, तब व्यक्ति का मन उसका सेवक होता है। निष्कर्ष तो मित्रों, विचारों को समझना, उनकी सीमाओं को देखना और फिर उनसे मुक्त होना, यही पहला कदम है ध्यान की ओर। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान जीवन के झूठ से बाहर आने की कला है। जब विचार रुकते हैं तो मन नहीं रहता, और जब मन नहीं रहता, मन जब गूंगा हो जाता है, तभी आत्मा बोलती है। शायद यही वह क्षण है जब आप पहली बार स्वयं से मिलते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।